अपने इष्ट बाबा श्याम अपने पूर्वजों को और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आएं और इस क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। मेरा नाम ब्रजमोहन कौशिक है। भिवानी इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे यहाँ, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एलएलबी, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, बीएड, ये हमारे कॉलेज में है। महिला महाविद्यालय है, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह। यहाँ मैं लाइब्रेरियन के कार्य पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है ना। उसके अलावा पार्ट टाइम जो है मैं अपना ज्योतिष सिखाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे मैं इसको अपना प्रोफेशन बना रहा हूँ, फुल टाइम आ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लंबा मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। छोटे छोटे कोर्सेज जो है हम लेके आते हैं। 4 महीने का कोर्स लेके आए हैं हम, एस्ट्रोलॉजी जीरो से लेके और फलित तक चलेंगे। उसके अंदर वैदिक भी डालेंगे और उसमें केपी भी डालेंगे। इसी के बीच में एक शॉर्ट जो कोर्स निकाला हमने 5 दिन का, वो निकाला हमारा, इसका क्या नाम है, रेमेडीज का। रेमेडीज में क्या है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जहाँ रेमेडी की बात आती है वहां पे पीछे हो जाते हैं। तो स्पेशल जो है इनके लिए कोर्सेज बनाए हैं, एक छोटा सा कोर्स बनाए हैं। उसके बाद में छोटे छोटे कोर्सेज जो है चलते रहेंगे। प्रश्न कुंडली का आएगा, ठीक है, गोचर का आएगा। अच्छा, बगैर गोचर के आप और बगैर प्रश्न कुंडली के आप ज्योतिष जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है सबसे पहले उसका सवाल होता है कि मेरा काम बनेगा कब। ठीक है ना। तो आपने भृगुनंदन नाड़ी कर ली और कर ली, कुछ भी कर लिया, अगस्त नाड़ी कर ली, सारी चीजें करवा दी, उसमें आपको अगर गोचर नहीं करवाया तो आप ये नहीं बता पाओगे कि आपका काम कब फलीभूत होगा। ठीक है ना। तो इसलिए छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं ये बीच में डालते रहेंगे हम। उसके अलावा जो है वैदिक का, केपी का, लाल किताब का, ये धीरे धीरे सारे सारे कोर्सेज यहीं पे आते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना। वास्तुता है और हैं, और जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है। वो अप्रैल में जो है वो आके अपने इंस्टीट्यूट को संभालेंगे। भाई ये मेरा इंस्टीट्यूट है, उन्हीं का इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना। तो जब भी वो फ्री होंगे संभालेंगे, मैं मार्केटिंग की तरफ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जहाँ जरूरत समझूंगा तो मैं आऊंगा, मैं साथ में हूँ। अभी कुछ हमारे नए साथी आए हैं, तो मैं इसको पहली क्लास मान के चलूं। और पहली क्लास का मतलब ये है कि हमारे जो लगन होते हैं, लगन 12 लगन होते हैं, मेष लगन से लेके मीन लगन तक के। और हमारे को पता है कि जो हमारी राशियां हैं उनके, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक बार किसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना। हाँ, किसी के यहाँ से मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो जिसको कोई क्वेश्चन करना होगा ना, जहां मैं चुप होऊंगा उसके बाद में ही अपने माइक को ऑन करे, जब तक अपना माइक ऑन ऑफ रखे। ठीक है ना, जब तक मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें 12 राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक। राशियां जो हैं उनके स्वामी हैं। जैसे हमारे को पता है कि मेष का और वृश्चिक का राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। ठीक है ना। वृष और तुला का राशि का जो मालिक है वो शुक्र है। और मिथुन और कन्या का जो है वो बुध है। तो ये मैं आशा करता हूँ सबको पता है हमारे को। ठीक है ना। कर्क जो है, कर्क का चंद्रमा है, और लियो जो है, लियो का सूर्य है। ठीक है ना। 9 नंबर और 10 नंबर राशि, 9 नंबर और 12 नंबर राशि जो है उसके गुरु हैं। 10 और 11 नंबर राशि जो है उसके शनि हैं। जिनको प्लैनेट्स के नाम से याद नहीं है वो नंबर से याद कर लें। 1 और 8 के मंगल, 2 और 7 के शुक्र, 3 और 6 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, और 9 और 12 के गुरु, और 10 और 11 के शनि। यानी कि ये है कि अगर मेष लगन की कुंडली बनती है तो हमारे को पता होना चाहिए कि भाई जब मेष लगन की कुंडली आ गई है तो हमारे कारक, बाधक, मारक, ठीक है ना, जो बनते हैं वो सारे केंद्र के, त्रिकोण के नंबर वहीं से चेंज होंगे। जैसे अगर मेष लगन की कुंडली आ गई तो हमारे को पता लग गया कि मेष लगन जो है वो मंगल के लिए है। तो मंगल जो है इसके लगन के स्वामी हैं। यानी कि लग्नेश जो बोले जाएंगे वो मंगल बोले जाएंगे। द्वितीयेश जो बोले जाएंगे वो शुक्र बोले जाएंगे। तृतीयेश जो बोले जाएंगे वो बुध बोले जाएंगे। चतुर्थेश जो बोले जाएंगे वो चंद्रमा बोले जाएंगे। पंचमेश जो है सूर्य बोले जाएंगे। षष्ठमेश जो है वो फिर से बुध बोले जाएंगे। सप्तमेश जो है फिर से शुक्र बोले जाएंगे। अष्टमेश जो है मंगल बोले जाएंगे। नवमेश जो है वो गुरु बोले जाएंगे। दशमेश और एकादेश, ये दोनों जो हैं शनि महाराज के बोले जाएंगे। और द्वादश जो है वो हमारे गुरुदेव हैं।
तो यहाँ तक किसी को मैं समझता हूँ सबको क्लियर होगा, जिसको नहीं पता हो सिर्फ वो ऑन करके बोले। हाँ जी, जिसको यहाँ तक नहीं पता हो वो ऑन करके बोल सकता है। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये सबको हमारे को पता लग गया। उसके बाद में मैत्री और शत्रुता है। मैत्री और शत्रुता के लिए हमारे जो है दो पक्ष होते हैं, ए और बी बना दो। ए के अंदर जो है सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चारों जो हैं एक तरफ आ गए। और राहु केतु शनि, ठीक है ना, और शुक्र, ये चारों एक तरफ आ गए। इनको याद करने का तरीका ये हो गया, राजा रानी मंत्री और सलाहकार, ठीक है ना। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, और मंगल जो है सेनापति, और गुरु जो है सलाहकार। चार तो बैठ गए एक तरफ, चार बैठ गए एक तरफ। उनका है नाम सीधा सा राकेश, राहु केतु शनि, ठीक है, और उनका गुरु शुक्र। यानी चार एक तरफ और चार एक तरफ। तो एक को सौम्य बोलते हैं, एक को क्रूर बोलते हैं, इस तरह से या पापी बोलते हैं। दो अलग अलग धड़े हो गए। बीच में जो है बुध महाराज हैं। बुध महाराज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सिवाय चंद्रमा के। एक माँ को और गुरु को, दो को वो अपना शत्रु मानता है, उसके अलावा उसका कोई शत्रु नहीं, ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो चारों हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु को अपना दोस्त मानते हैं, यानी मंगल और गुरु भी सूर्य और चंद्रमा को अपना दोस्त मानते हैं। इसी तरह से राहु केतु जो हैं वो शनि को और शुक्र को अपना दोस्त मानते हैं। इसी तरह से शुक्र, ये जो है सारे आपस में दोस्त हैं। वो चारों आपस में दोस्त हैं, ये चारों आपस में दोस्त हैं, ठीक है ना। और बुध देवता जो है उनकी सबसे दोस्ती है सिवाय गुरु और माँ से। और इसी तरह से ए वाले जो हैं बी वालों के एंटी हैं, और बी वाले जो हैं ए के एंटी हैं। यानी कि सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, इनका शुक्र जो है इनका एंटी है। शनि जो है इनका एंटी है। राहु केतु सबके ही एंटी है। राहु केतु किसी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय बुध के। राहु केतु जो है, राहु जो है बुध के को अपना दोस्त मानते हैं, या बुध के घर को अपना घर मानते हैं, और गुरु जो है केतु के घर को अपना घर मानते हैं। यहां तक भी क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक भी क्लियर है ना सबको? हाँ, ये बुध के शत्रु आपने दो बताए गुरुजी। हाँ जी, तो एक बुध माँ, के शत्रु। एक माँ और एक गुरु, यानी कि एक चंद्रमा और एक गुरु, ठीक है ना। लेकिन अ, अपने जो चार्ट दिया था, अपनी लिस्ट दी थी कुछ पढ़ने के लिए, उसमें उसमें तो केवल चंद्र ही बताया गया शत्रु बुध का। कोई नहीं जी, जैसे चंद्रमा रोक टोक करता है ना, ऐसे ही गुरु भी रोक टोक करता है, और यही उसकी शत्रुता है, अच्छा। ठीक है ना। अगर हाँ। प्रैक्टिकली समझोगे तो प्रैक्टिकली ये है कि गुरु जो है वो अध्यात्म है, ज्ञान है, ठीक है ना। अध्यात्म में आपने अगर शिव पुराण पढ़े हो या कुछ चीजें पढ़ी हो, तो आप देखो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे तर्कों से परे होंगी, ठीक है ना। उनको खोजना, खोजोगे तो खोज तो मिल तो जाएगा। जैसे वरावतार है, वरावतार के लिए है कि भाई पृथ्वी को लेके समुद्र में उतार ले गया था राक्षस जो था, ठीक है ना। तो उसको मार के और पृथ्वी को फिर आजाद करवा के लेके आए थे, ठीक है ना। हम्म। तो जो तर्क करने वाले होंगे, जो बुद्ध के प्रभाव में होंगे, वो पूछेंगे कि भाई पृथ्वी जो है वो समुद्र के ऊपर ही तो है, मतलब समुद्र पृथ्वी के ऊपर ही तो समुद्र है। 70% भाग में हम जल में हैं, और 30% पे हम रह रहे हैं, यही है ना पृथ्वी का। तो फिर बिल्कुल। पृथ्वी समुद्र में कैसे डूबी, है ना। तो जहां ये क्वेश्चन आ गए वो बुध है, ठीक है जी। और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो गुरु हैं। अब उसका जो है, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें दुनिया भर के ऐसे ऐसे सौरमंडल हैं, जैसे सूर्य है ना, ऐसे पता नहीं अनगिनत तारे हैं, और उनके अलग अलग परिवार हैं। तो इस पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े जो हैं प्लेनेट यहाँ पे घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो समुद्र भी इससे बड़े बड़े हैं। तो मैंने किसी इस पे फेसबुक पे और इस पे यूट्यूब पे देखा था इस चीज को। तो ये बहुत बड़ा समुद्र है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। तो उस समुद्र का उसके अंदर जिक्र किया गया है, जिसके अंदर पृथ्वी को लेके वो वराह अवतार के समय में ले गए थे दैत्य, जो उन्होंने छुपा दिया, ठीक है ना जी। चलो, उसके बाद में दशाएं हैं।
दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इसका हमारे को पता है, ठीक है ना। दशा क्या होती है, महादशा क्या है, वैसे तो देखो जितने एस्ट्रोलॉजर होंगे उनके अपने अपने अलग अलग मेथड होंगे, ठीक है ना। तो ये समझ के चलो कि दुनिया भर की जो दशाएं हैं, कम से कम 60-70 ऐसी दशाएं हैं जो फेमस हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से भी मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उन्होंने विषुवंतरी महादशा को स्वीकार किया, इसलिए हम जो है विषुवंतरी महादशा को अधिक पढ़ते हैं। बाकी जो है जेमिनी या और अलग अलग दशाएं, जैसे इसकी लाल किताब की 35 साला चक्र है, ठीक है ना, और अलग अलग दशाएं हैं, उनको कम पढ़ते हैं, या यूं को उनको फुर्सत में पढ़ा जाता है। तो पहले जो प्रियोरिटी जो है ना, प्रियोरिटी हम देते हैं विषुवंतरी महादशा, ठीक है जी। तो विषुवंतरी का संस्कृत में जो अर्थ है वो 120 साल ही है। तो इसका मतलब ये है कि पाराशर जी ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष मान ली थी। तो 120 वर्ष जब मान ली उन्होंने, तो उन्होंने उसको 120 को 9 प्लेनेट जो थे अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे केतु को 7 वर्ष दे दिए, शुक्र को 20 वर्ष दे दिए, सूर्य को 6 वर्ष दे दिए, चंद्रमा को 10 वर्ष दे दिए, राहु केतु को 18-18 वर्ष दिए। तो इस तरह से जो है 120 सालों में इसको डिवाइड किया। इसको देखते कैसे हैं, जैसे जिसकी भी जन्म कुंडली हम देख रहे हैं, उसका चंद्रमा जन्म के समय कौन से नक्षत्र पे था, जिसके नक्षत्र पे वो था, ठीक है ना, उसकी महादशा वहां से शुरू होगी, ठीक है। एग्जाम्पल करो, किसी का जन्म जो है भरणी नक्षत्र में हुआ, ठीक है जी। तो इसमें मैं पूछना चाहूंगा, राकेश जी बताएंगे भरणी नक्षत्र का स्वामी कौन है। देखो बुरा मत मानना, ये गलत है राकेश जी, गलत है ना। चलो जी के सर, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक लाइन है, इसको 10-12 बार रिपीट करो। के शु सु चमरा गुशबु। के शु हम्म सु हम्म च च म म रा वा गु श गु। यानी कि पहला नक्षत्र जो है वो केतु का, दूसरा नक्षत्र जो है वो शुक्र का, तीसरा जो है वो सूर्य का, ठीक है ना। चौथा चंद्रमा का, पांचवा मंगल का, छठा राहु का, सातवां गुरु का, आठवां शनि का, नौवां बुध का, और 10 से फिर वही सीरीज शुरू, ठीक है। जी तो अश्विनी से लेके रेवती तक अगर नक्षत्र याद नहीं होते हैं तो हम लिख के रख सकते हैं अपने पास में। तो अश्विनी के बाद में भरणी आता है, भरणी का मतलब दूसरा नक्षत्र हो गया। और जब दूसरा नक्षत्र हो गया तो दूसरे के स्वामी कौन हो गए, केतु के बाद में शुक्र। शुक्र। यानी जी कि सर। अगर किसी की भरणी मान ली जाए तो उसके जन्म के अगर चंद्रमा उसका भरणी नक्षत्र में था, ठीक है ना, तो जी उसकी विषुवंतरी महादशा के अनुसार शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी, ठीक बिल्कुल। है। जब भी उसका जन्म होगा तो शुक्र की शुरू होगी। आशा करता हूं सबको समझ में आ गई होगी ये बात, है ना। उसके बाद में क्या है कि एक नक्षत्र जो हमारा है वो 4 चरण का होता है। राकेश जी क्लियर है ना। जी हाँ सर, जब 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, तो यानी कि जी विषुवंतरी महादशा के अंदर जितना समय उसको मिला प्लेनेट को, शुक्र को कितने साल मिले विषुवंतरी में, 20 साल, 20 साल। ठीक है ना। और बरनी के हम्म, चरण कितने हैं, 4। 4। यानी कि एक चरण जी कितने साल के बराबर हो गया, 5 साल के। 5 साल के बराबर। अगर चंद्रमा जी दूसरे नक्षत्र में विचरण कर रहा है तो इसका मतलब 5 साल की तो कंफर्म महादशा खत्म हो चुकी। जी अगर तीसरे में भ्रमण कर रहा है तो इसका मतलब 10 साल की कंफर्म खत्म हो चुकी, जी सर। ठीक है ना। और तीसरे में विचरण कर रहा है तो इसका मतलब चौथे में अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि 15 साल की तो कंफर्म खत्म हो चुकी।
अब 15 से 20 के बीच में कहीं 15 भी हो। साल खत्म हो चुकी है। हाँ, 15 से 20 के बीच में जी कहीं भी हो सकता है। उसको एग्जैक्ट देखोगे तो डिग्री के अनुसार देखना पड़ेगा, है ना? ठीक है। अब क्यों बिल्कुल। क्यों देखना पड़ रहा है ये, जी क्यों सर। क्यों देखना पड़ेगा? अब ये यूं देखना पड़ेगा कि आज सरकार किसकी है अपने यहाँ? अपने हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? मोदी जी की, मोदी, बीजेपी। बीजेपी की। अगर बात जी कांग्रेसियों सर। की आएगी तो कांग्रेसी हाँ जी। विपक्ष में बैठेंगे या पक्ष में बैठेंगे? नहीं, अभी तो विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है ना? अगर किसी जी। काम को क्रियान्वित करना है, किसी काम को गति देनी है, तो बीजेपी जी। दे पाएगी या कांग्रेस दे पाएगी? नहीं, बीजेपी दे पाएगी सर, ठीक है ना? उसके हाथ में सत्ता है। जी। जी। तो हमारे को रिक्वेस्ट जो लेके जानी होगी वो बीजेपी के पास लेके जानी होगी या कांग्रेस के पास लेके जानी होगी? बीजेपी के पास। ठीक है ना? तो इसको एग्जांपल ये समझो जी। कि 120 साल का पीरियड है, 120 साल में जिसकी महादशा आएगी, जी। ठीक है ना, हमारा काम उसमें करना है। हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारी जी। एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? जिसके पास सत्ता है, जिसके पास होता है, यानी कि जिसकी, जिसकी, हाँ, जिसकी जिसकी महादशा चल रही है। हाँ, ठीक है ना? जी। अब कोई काम आपको दिल्ली में हो, कोई हम्म। सरकार का काम आपको दिल्ली से हो, अब क्या करोगे? जी। दिल्ली में सरकार है तो दिल्ली के लिए ही एप्लीकेशन लगाएंगे वहीं जाके। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आपकी सरकार है। आपकी सरकार है। तो आप और बीजेपी क्या एक ही हैं? दोनों एंटी है। दोनों एंटी हैं। तो केंद्र में सरकार तो जी। हो गई बीजेपी की, ठीक है ना? बीजेपी की। और स्टेट में सरकार राज्य तो, में हो गई आपकी। स्टेट में हो गई आपकी, या पंजाब में लगा लो, जी ठीक सर। है ना? तो अब जो है, काम तो ठीक है केंद्र ने करना है, हम्म। लेकिन मंजूरी कौन देगा? तो आप ही देगा। आप देगी। अगर आप मंजूरी जी। नहीं देती है तो हमारा काम रुक के खड़ा हो जाएगा। हम्म। तो हमारे बिल्कुल को सही। हमारे को महादशा के साथ में अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी। देखनी पड़ी। क्लियर है? बिल्कुल सही है सर। ठीक है ना? क्लियर है। जब अंतरदशा देखेंगे तो अंतरदशा और महादशा दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, उसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? और सही। किसको मनाए किसको ना मनाए ये भी देखना पड़ेगा। हम्म। क्लियर है जी? सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो ये जो है हमारे को महादशाएं भी देखनी होंगी। उसके बाद में रेमेडी जब हम करते हैं तो रेमेडी के अंदर हम कलर लेते हैं, रंग होते हैं जी। ना, हर एक प्लेनेट का हम्म। एक अलग रंग है ना। हम्म। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी बेचारा 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, हम्म। ठीक है, आप उसको कह दो कि हीरा पहन ले, हम्म। तो उसके साथ न्याय हो गया क्या? नहीं नहीं। है जी? तो क्या उसकी रेमेडी नहीं होगी? हाँ जी, क्या उसकी रेमेडी नहीं होगी क्या? नहीं होनी चाहिए सर, रेमेडी होनी तो होनी चाहिए ना? चाहिए। तो कैसे होगी जी। फिर? कैसे होगी फिर? अल्टरनेट उसको दिया जाएगा। अल्टरनेट ये है कि प्लेनेट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ धातुओं के या क्या नाम है इसी के अंदर नहीं है, जेम्स में ही जी। नहीं है। हम्म। ठीक है ना? धातु जो है वो जेम्स में ही नहीं है। धातु ये हम्म। प्लेनेट जो है कहाँ कहाँ पे है ये श्रुति मैडम बताएंगी। ठीक है, श्रुति मैम, जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, बोलिए तो सर। आप बताइए कि प्लेनेट जो हैं किस किस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, कि अगर हमारे पास में जेम्स पहनने की अगर वो नहीं है, हैसियत नहीं है, तो रेमेडी, हाँ, तो रेमेडी कैसे रेमेडी करेंगे? तो हम लोग मंत्र जाप बताते हैं सर, और बताओ। और अच्छा, कलर्स बताते हैं जो सर। जो हमारे गुरुदेव हैं वो कहते थे कि कैमरे पे जो रहता है उसको बहुत कुछ मिलता है,
ठीक है ना। हमारे हाँ, देखो हकीकत है, देखो हाँ सर, हमारे हाँ सर। डोगरा जी जो है ना, देखो हमारे बीमार हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन रखते हैं। चालू किया सर, चालू कर दिया सर। चल शाबाश, परमात्मा जैसा हमारे ये गुरु ने ये हमारे भी को दिया। सर, सर ये भी कहा जाता है कि जो चेहरा नहीं दिखाते जी, उनका सूर्य कमजोर होता है। खैर इतना तो नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने दो तीन चीजें हमारे को बताई। एक तो ये बताया कि कैमरे के ऊपर जो रहेगा ना, सामने जो रहेगा उसको मिलेगा, एक। जी दूसरा जो है, उन्होंने बताया कि 90 डिग्री के एंगल पे हमारे को बैठ के पढ़ना चाहिए। उसका रीजन उसका रीजन ये है कि 3 नाड़ियां होती हैं हमारी, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना, ठीक है ना। जो मेडिटेशन करते हैं उनको ज्यादा पता है, ठीक है। तो उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ से जाती है, जी और कुंडलिनी जो है, जहां हम बैठते हैं ना, सिटिंग है हमारी, वहां से कुंडलिनी जो है वो सुप्त अवस्था में सोती है। सुप्त अवस्था का मतलब कुंडलिनी का मतलब ही ये है कि कुंडली मार के बैठना, ठीक है। और वो जब जागृत होती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से निकलती हुई जाती है केंद्र के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि जो हम पढ़ते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्टोर हो जाता है, और जितना हमने पढ़ लिया, ठीक है, अगले जन्म में अगर कोई हमारे को पॉलिश करने वाला मिल गया या हमारे को रिकॉल करवाने वाला मिल गया, तो जैसे हनुमान जी को याद आ गई थी ना सारी शक्तियां, और वो समुद्र लांगे थे, जी ठीक है ना, वही काम हमारे साथ में भी हो सकता है। इस चीज को आप यूं नोट करो, एक आदमी जो है इंजीनियरिंग करता है, ठीक है ना, +2 तक साइंस से पढ़ता है, उसके बाद 5 साल की इंजीनियरिंग करता है, फिर कहीं जाके इंटर्नशिप करता है, ठीक है। और उससे कहीं बेटर कोई एक बंदा उसके संपर्क में आके वो ज्यादा अच्छा कर जाता है, जी ठीक है। तो ये वही रहस्य है। वो रहस्य का मतलब ये है कि उसने जो ये 7 साल लगाए हैं, उसके ऊपर वो उसके पिछले जन्म के जो कर्म है वो हैवी पड़ जाते हैं, और उसको वो रिकॉल हो जाते हैं उसके साथ रह के। तो उसके पिछले जन्म की जो उसकी मेमोरी थी ना, वो सारी की सारी निकल आती है, और उससे कहीं बेटर कर जाता है। जी जी या एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि भाई किसी बंदे ने संस्कृत पढ़ी, है ना, +2 की जी या जी 10वीं की, 10वीं के बाद में 2 साल विशारद की, विशारद के बाद में 3 साल शास्त्री की, फिर शिक्षा शास्त्री की, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे साथी हैं महेश शास्त्री, ठीक है ना। तो उन्होंने विशारद की, शास्त्री की, शिक्षा शास्त्री की, और अभी घर पे बैठे हैं, मतलब उस एजुकेशन को यूज ही नहीं किया, या उनके लिए वो एजुकेशन यूजलेस रही, ठीक है ना। सेम उसके विपरीत हम हैं। 2021 तक हमने इस लाइन को पढ़ाई नहीं, टच ही नहीं किया, ठीक है। और 2021 में परमात्मा की कृपा हुई, तो मेरे जैसे जो टीचर हैं मेरे को मिले, और उन्होंने मेरे को रिकॉल करवाया, तो सारी चीजें रिकॉल हो गई। मैं खुद अचरज करता हूँ कि 1 साल में, 2 साल में ये सारी चीजें कहाँ से आ गई, ठीक है ना। समय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म भी हैं, जो पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु अगर अष्टम भाव में है तो आप एस्ट्रोलॉजर हो गए, क्यों हो गए भाई, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में स्टडी कर रखी है, उस स्टडी को आपको पॉलिश करवाने वाला जब भी मिलेगा, आप चमक के निकल आओ, ठीक है ना। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं हम इस जन्म में तो कर ही रहे हैं, परमात्मा हमारे को अगले जन्म में भी अपने संपर्क में रखे और इस तरह से रखे, इसलिए हम 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के इसको स्टडी करते हैं, ठीक है जी। जी चल, इसमें क्या है कि प्लेनेट हमारे जो हैं, प्लेनेट सिर्फ जैम के अंदर नहीं होते, प्लेनेट जो हैं आपके जितने भी वृक्ष हैं उनके अंदर भी हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्रों में, या गीता पढ़ोगे तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। गौरा जी जी सर जी। यही बोला ना कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, पीपल हूँ। है ना। तो इस तरह से मतलब इनकी जड़े जो हैं, पत्ते जो हैं, तने जो हैं, ये भी काम करते हैं। केला जो है, केला गुरु के लिए यूज करते हैं हम जैसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सही सर।
हाँ, तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे साथ में प्लैनेट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, सिर्फ जैम ही नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ जड़ी बूटियां जो हैं वो पॉसिबल नहीं होती, इजीली नहीं मिल पाती। तो क्या अगर हमारे को जड़ें नहीं मिलेंगी या जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी तो क्या हम प्लैनेट्स के साथ नहीं जुड़ पाएंगे? ठीक है ना। रिश्तों के अंदर भी प्लेनेट है। पिता का कारक सूर्य है, माता का कारक चंद्रमा है। ठीक है ना। सफेद बालों वाले जितने भी बुजुर्ग हैं सब गुरु के कारक हैं। छोटे बहन भाई जो हैं मंगल के कारक हैं। बड़े भाई जो हैं वो सारे के सारे शनि के कारक हैं। छोटी बहन, प्रेमिका, ठीक है, ये सब बुध की कारक है। ठीक है ना। या आपके मित्र जो हैं वो बुध के कारक है। इधर जो है बड़ी बहन, बुआ, ये पत्नी आपकी, ये जो है शुक्र के कारक है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर ये नहीं है तो यहाँ से भी काम बनेगा भाई। हम सर यहाँ से काम पहले बनेगा। हाँ जी। अगर आपका गुरु खराब है और आप अपने गुरुजन की बेइज्जती कर रहे हो तो गुरु के जितने मर्जी उपाय कर लो, कोई काम नहीं करेंगे जी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने जैम ही पहनने हैं, तो हमारे जो जड़ी बूटियां हैं वो भी इसमें काम करती हैं। आपके रिलेशन जो हैं वो भी इसके अंदर काम करते हैं। उसके अलावा शास्त्रों के अंदर जो लिखा गया है उसमें लिखा गया, जैसे आपने सुना होगा ना, भगत के वश में है भगवान। भजन आता है ना, भगत के वश में है भगवान। तो इसी तरह से मंत्रों के अधीन भी जो परमात्मा जो है वो काम करते हैं। अगर आप रामायण उठाओगे, रामायण के अंदर आप रावण को देखोगे, ठीक है ना, तो रावण की जो स्तुति थी, तो शिव तांडव जो बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं जी, रावण ने वो किया था ना शंकर भगवान तांडव को। बन नहीं नहीं नहीं, तांडव शिव स्तोत्रम। तांडव शिव तांडव शिव स्तोत्र। तांडव स्तोत्रम। शिव तांडव स्त्रोत है क्या? हाँ वही होगा शायद। हाँ जी, यही है। रावण की उंगली जो है, रावण अभिमान के वशीभूत होके उसने हिमालय को उठा लिया था। ठीक है ना। तो जैसे ही उसने हिमालय को उठाया तो माँ पार्वती ने उससे कहा कि भाई ये तो अभिमानी हो गया या जो भी है, गलत है। ठीक है ना। तो भगवान शंकर ने अपने पैर जो थे, पैर से वजन बढ़ा दिया और वजन बढ़ाने से उनकी उंगली जो थी वो उस पर्वत के नीचे आ गई, रावण की। ठीक है। तो उन्होंने, रावण ने भगवान शिव की स्तुति की। उस स्तुति के अंदर ये डाला कि भाई आप जो है उसके, उनके बारे में व्याख्यान किया कि तीनों लोगों के स्वामी हैं आप, ये हैं वो हैं, आपका सुंदर वर्ण है, ठीक है, आपके मुकाबले में कोई नहीं है। तो उस स्तुति से प्रसन्न होकर फिर भगवान शंकर ने उनको वरदान दिए। तो जो कहना चाह रहा हूं वो ये आया कि स्तुति जो है वो भी कारगर है। मंत्र जो है, मंत्रों के विवशीभूत इसमें आते हैं। क्लियर है ना। तो आप स्तुति से, आप मंत्रों से भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यंत्र आते हैं। ठीक है ना। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र, तंत्र, मंत्र, है ना। यंत्र कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा होता है, तांबे की प्लेट पे या किसी भी चीज पे उसको उकेरा गया होता है। जी जी। जो यंत्र क्या है? स्क्वायर होते हैं इसमें। हाँ, यंत्र क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। महाभारत देखिए आपने? देखिए सर, महाभारत के अंदर चक्रव्यूह का नाम सुना है? मैं चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह में फंस गया था ना, हाँ हाँ, था क्या चक्रव्यूह? उसमें क्योंकि ये, वो जो था ना, उसमें युद्ध युद्ध की एक रणनीति है सर। तो जो वो आक्रामकता और बचाव। जो वो रणनीति थी, रणनीति के अंदर ये किया गया था कि राजा जो है या राजा का प्रतिनिधि जो है दुर्योधन है, तो दुर्योधन को सुरक्षित रखने के लिए उसको सेंटर में रखा गया। जी। ठीक है ना। और उसको सेफ रखने के लिए उसके बराबर में कोई 2-3 जो है अच्छे योद्धा जो है उसके साथ में रखे गए। ठीक है। उसके बाद कोई उस तक ना पहुंच पाए उसके लिए परतें बनाई गई, जिसको आजकल हम बोलते हैं ना लेयर। ठीक है ना। लेयर बनाई गई।
तो लेयर पे हर एक की ड्यूटी लगाई गई कि भाई आप किसी को अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, और जो सबसे आगे थी वहां पे एंट्री लगाई गई जयदत्त की। ठीक है ना। जयदत्त की एंट्री क्यों लगाई गई? क्योंकि जयदत्त ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था कि सिवाय अर्जुन के बाकी पूरी पांडु सेना पे एक दिन के लिए भारी रहेगा। ठीक है। और उसी वजह से अर्जुन को दूर भेजा गया। क्लियर है ना? जी जी अर्जुन को दूर भेजा गया और बाकी जो चारों भाई थे और सेना थी उसके ऊपर इकल्ला जयदत्त भारी रहा। तो जितनी भी लेयर थी सबसे बाहर वाले लेयर के ऊपर जयदत्त को छोड़ दिया गया। ठीक है ना, कि किसी को अंदर एंट्री ना करने दे। अब उसको आदेश क्या दिए गए? उसको आदेश ये दिए गए थे कि सिवाय अभिमन्यु के अंदर कोई दूसरा एंट्री ना कर सके। ठीक है ना। तो अभिमन्यु की एंट्री हो गई और बाकी को उसने बाहर रोक लिया। क्लियर है? तो जो मैंने इसके साथ कोरिलेट किया, कोरिलेट करने का मतलब मेरा ये है कि वो यंत्र था कि किसकी ड्यूटी कहां पे लगाई जाती है। इसी तरह से जो प्लेनेट हैं, प्लेनेट भी हम बताते हैं कि भाई हमने नंबरों के साथ जोड़ रखे हैं कि एक नंबर जो है सूर्य के साथ जुड़ गया। ठीक है ना जी। 2 नंबर जो है किसके साथ जुड़ा? चंद्रमा के साथ जुड़ गया। 3 नंबर किसके साथ जुड़ा? गुरु के साथ जुड़ गया। 4 नंबर गुरु के राहु साथ, 4 नंबर राहु के साथ जुड़ राहु, गया, है ना। 5 नंबर बुध 5 के साथ नंबर जुड़ बुध, गया। 6 नंबर जो है 6 वो नंबर शुक्र, शुक्र के साथ जुड़ शुक्र गया। 7 केतु के साथ जुड़ गया। ठीक है। केतु, और 8 जो है 8 हमारा शनि महाराज के लिए, 9 जो शनि, है मंगल देवता के लिए। तो मंगल उनको के, कहां कैसे बिठाएं? ठीक है ना। वो जी वो जो चक्रव्यूह की रचना की जाती है वो यंत्र है। हाँ जी, बिल्कुल। क्लियर होगी ना? जी अच्छा, बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे उसी से। ठीक है। तो जी आपको यंत्रों का पता चला, आपको मंत्र का पता चला। ठीक है ना, आपको तंत्र का पता चला। ठीक है ना। तो तंत्र क्या है? हवन पूजन, ये इस तरह की जो चीजें है ना, ये सारा तांत्रिक क्रियाएं इसमें आती है। तंत्र क्रियाएं किसी के ऊपर से कोई चीज वार के रख के आना, है ना, या शमशान में जाके वो पूजा पाठ करना, ये सारे के सारे तंत्र हैं। ठीक है। और टोटके जो बोलते रुद्राक्ष, हैं। हाँ जी बोलिए। एक रुद्राक्ष भी आता ना गुरुजी हाँ, रेमेडीज में? रुद्राक्ष पेड़ का फल, पेड़ का हिस्सा है ना, पौधों का, हाँ पेड़, वनस्पति का, हाँ उसी में, वनस्पति का हिस्सा हो गया ना। ठीक है। बिल्कुल। तो चाहे कोई जमीन से निकला हुआ रतन हो, चाहे जमीन के ऊपर रहने वाले पशु पक्षी हो। भाई पशु पक्षियों में भी तो हमने जोड़ रखा है ना कि मछली जो है राहु का रूप है ना। कुत्ता जो है केतु का रूप है ना। बैल जो है या नादिया या सांड, ठीक है ना, वो गुरु का रूप है ना। तो पशु पक्षी, आपके क्या नाम है, पेड़ पौधे और जीव जगत जो है सारा का सारा हमने प्लेनेट्स के साथ में जोड़ रखा है। तो यहाँ पे जो है ये सारे हमारी रेमेडी में काम आते हैं। ठीक है। यंत्र मंत्र तंत्र ये समझ में आ गए होंगे आपको। यंत्र का मतलब जो टेक्निक बनाई, जो क्या नाम है बनाई गई, रचनाएं की गई। अब वो रचनाएं जो हैं अलग अलग सिस्टम से हैं। अलग अलग सिस्टम का मतलब ये है कि अनार की जो डंडी होती है उसको सबसे शुद्ध मानते थे हम। ठीक है। और जो हमारा ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भोजपत्र, भोजपत्र। भोजपत्र जो है इसको शुभ मानते जी हैं। सर, अब भोजपत्र ना मिलने की सूरत में, ठीक है ना, भोजपत्र जी ना मिलने की सूरत में सफेद हाँ, कागज जो है उसको शुद्ध जी मान लेंगे। ठीक है ना जी। जी भाई सबसे पहली बात है, अगर भोजपत्र हाँ जी मिलता हाँ है तो जी, बहुत अच्छी बात है। भोजपत्र नहीं मिलता है तो हम उसको सफेद पेपर को भी मान सकते हैं। ठीक है ना। स्वर्ण जी प्लेट जो है उसको भी मान सकते हैं।
कांस्य प्लेट जो है उसको भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग हैं सारी चीजें, वो उनकी टेक्निक्स हैं। और इसी तरह से स्याही जो है वो भी अलग अलग तरह की स्याही होती है। अगर स्याही वो अवेलेबल नहीं है, रोड़ी वगैरह है ये अवेलेबल नहीं है, तो हम रेड कलर का जो हमारा स्केच पेन है उसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना। उसके जी। अलावा जो है हमारा जो मानसिक स्तर है उसमें हम बोलते हैं इनर माइंड, आंतरिक मन। ठीक है ना। तो वो एक्टिव होना जरूरी है किसी भी चीज के लिए। कहने का मतलब, हम पूजा में बैठे हैं और पूजा में बैठ के हमारा ध्यान नहीं है, तो वो पूजा निरर्थक है। ठीक है ना। जब हम पूजा कर रहे हैं, आपने देखो शादी हमारी सबकी हुई है, शादी में सब ने आपने अगर ध्यान दिया हो, खुद की में नहीं ध्यान दिया हो तो किसी बच्चों की में या किसी दोस्त की में ध्यान जरूर दिया होगा। जब वहां पूजा की जाती है ना, तो वहां पे सारे प्लेनेट जो है उनको आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है उनको। ठीक है ना। जैसे हमने अपनी क्लास शुरू की, तो क्लास शुरू की तो अपने इष्ट को, बाबा श्याम को, अपने Yes. पूर्वजों को, उनको याद किया। तो याद करने का, तो इन चीजों को हमने देखा कि पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, सब में जो है परमात्मा का निवास है, या प्लेनेट्स जो है उनका निवास है। और उनकी सेवा करके या उनके मंत्रों को उच्चारण करके या उनसे रिलेटेड जो है वो पढ़ के हम कर सकते हैं। और इसमें दो शब्द आते हैं, श्रावण और सुतक। श्रावण का मतलब ये है कि किसी के घर में कोई डिलीवरी वगैरह हो रही है तो उसको श्रावण बोलते हैं। हमारी तरफ हरियाणा में, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको सीधा सीधा ये समझ लो कि किसी के घर में अगर बच्चा हो रहा है, जब तक उसके घर में हवन पूजन वगैरह नहीं हो जाता, उसकी सारी चीजों के लिए निषेध होता है, उसकी चीजों को यूज करना या उसके 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 सामान को यूज करना। ठीक है ना। आपने अगर भूल भुलैया मूवी देखी है तो कोई एक बार मेरे को बताए, भूल भुलैया मूवी किसने देखी है? अक्षय कुमार वाली। हाँ जी, देखिए सर। देखिए ना। तो भूल भुलैया मूवी के अंदर जो गुरुजी हैं, जो यंत्र वो क्या नाम है, हवन पूजन करवाते हैं, वो अपने दो शिष्यों को भेजते हैं। उनको क्या निर्देश दिए गए थे? उनको निर्देश ये दिए गए थे, आपने वहां जाना है और संदेशा देना है और ये सामग्री इकट्ठी करनी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी। और उस घर का पानी भी नहीं पीना है। हाँ, और घर का पानी भी नहीं पीना। ठीक है राइट जी। राइट। ठीक है ना। तो जिस घर में श्रावण है, जिस घर में सूतक है, उस घर की चीजों को छूना निषेध है। अगर आप उन चीजों को छूते हो तो घर पे आके आपको पवित्र होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैं अपने ऊपर कहूंगा, खुद गुरुजी व्यंजन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाएं। मैं ये बेवकूफी करता हूँ। ठीक है ना। जाता हूँ घर पे, पवित्र नहीं होता कई बार। ठीक है, लेकिन देखो, जो करेगा भरेगा, है ना। जिस चीज का ज्ञान हो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जहां सूतक में जाओ या श्रावण में जाओ, आके आपको पवित्र होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपने कोई, देखो मैं कोई रतन वगैरह कुछ पहनता नहीं हूँ, देखो मैंने नहीं पहन रखे कोई रतन वगैरह। ठीक है ना। या कोई गंदे ताबीज वगैरह मेरे कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज करते हो, ठीक है ना, तो उसको आंतरिक मन से आप ये मान के चलो कि वो चीज आपके साथ में। ठीक है ना। भाई आपने हनुमान जी का यंत्र बना के अपने गले में डाला, ठीक है, मैं एक बार नोट कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। ठीक है। तो आपने कोई भी चीज अगर धारण की हुई है, चाहे आपने जैन डाले हुए हैं, चाहे कोई गंदा तबीज डाला हुआ है, चाहे कोई धागा वगैरह बांधा हुआ है, कुछ भी है, अगर आप इस तरह की जगह पे जाते हैं जहाँ पे सूतक लगा हुआ हो, जहाँ पे शावर हो, तो आपको उसको आके रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज करने का मतलब ये है, पहले आपको खुद पवित्र होना है, फिर उस चीज को सामने रख के उसको पवित्र करना है। और पवित्र करके उसके जो भी आपके इष्ट हैं, उन इष्ट का आपको ध्यान करना है और उसको फिर दोबारा से धारण। ठीक है ना। ये भी रेमेडी का हिस्सा है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको भेज नेट कट रहा। हाँ, नेट बीच में दिक्कत दे रहे हैं। तो मैं आपको है ना एक पीडीएफ भेज दूंगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कौन से प्लेनेट के साथ में कौन से जैन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कौन से यंत्र जुड़े हुए हैं। ठीक है।
और कौन से मंत्र जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सुबह तक आपको मिल जाएंगे। अभी इकट्ठे करूंगा, सुबह तक आपको दे दूंगा। पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें जो जो थे वो बताएं, क्या उन्होंने उस चीज के ऊपर स्टडी की? हाँ जी। सर हाँ वो हमने देखा था, जी उसमें जो कुंडली बनी हुई है ना, उसके हिसाब से मैंने नीचे के उदाहरण देखे तो जी। मुझे कुछ समझ नहीं आए। वो शुक्र का ग्रह बता रहे थे 5वें 9वें में, लेकिन वहां तो ना उनकी राशि थी ना वो प्लेसमेंट थी। ऐसा कुछ समझ नहीं आया कुछ। पांचवा नौवा कैसे? जैसे कोई उदाहरण दिया हुआ था ना उस बुक में, हम्म, कुंडली बनाई हुई थी नहीं, उन्होंने, बुक को और छोड़ कुंडली दो। के नीचे फिर विश्लेषण सुनो लिखा हुआ सुनो था। सुनो, बुक को छोड़ दो, बुक को बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जो है, जो हमने कल परसों क्लास ली थी, परसों का मतलब शुक्रवार को ली थी ना हमने। हाँ जी हाँ जी। शुक्रवार को जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने बताया था कुछ, वो आपने मतलब दोबारा सुना नहीं सुना, और सुन के उसके ऊपर काम किया या नहीं किया? हाँ सर, मित्र शत्रु ये बताया था आपने, और भी कुछ ये बताई पढ़ा थी, सर आपने तो। और भी हाँ 7-8 चीजें बताई थी मैंने। सर, नक्षत्र। कारक, अकारक, बाधक, मारक, है ना, केंद्र, त्रिकोण, उपचय, ठीक है, त्रिशदाय, ये क्या है? हाँ ठीक है। हाँ, कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में उच्च का है, कौन सी में नीच का है, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर बताई थी आपको। और ये कहा था कि 2 दिन हमारे पास में है, संडे को हम क्लास लेंगे, किसी कारण से संडे को नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 2 दिन हम जो है इसको स्टडी करेंगे और फिर इस पे बात करेंगे, बोला था ना ये। हाँ हाँ ठीक है, सर, तो चलो बता। कोई कोई नहीं। आज की क्लास जो है, आज हमने जो ली यहाँ पे, ठीक है, अपने पास में 3 क्लासें हो गई हैं। आज की हो गई, शुक्रवार की हो गई, और बुधवार की हो गई। ठीक है, जो नए जुड़े हैं उनको ग्रुप में तीनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर उनको होमवर्क दे दिया करो। वो ये होमवर्क ही है जी। एक सुनो, एक ये कुंडली दे दो और उसमें पूछ लो सुनो, कि भाई इसमें कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा कोई नीच का है, कोई कहाँ सुनो, कौन प्लेसमेंट है। कोई दिक्कत नहीं, सारे समझदार हैं, ठीक है ना। 3 क्लासें जो है हमारी, बुधवार की, शुक्रवार की, सोमवार की, 3 क्लासें आपके पास में हो गई। सबके पास में ये काम है कि कल इन तीनों को आप सुनोगे, इन तीनों में जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही वो कहीं से भी रिसर्च करके उसको देखोगे, ठीक है ना। ये होमवर्क है सर परसों। एक कुंडली जी सर एक कुंडली दे दो ना आप, और ना, हमको बता दो कि ये ढूंढ के लाओ करके। देखो देखो जी, मैं नहीं दूंगा कुछ भी, मैं दूंगा 5 दिन बाद, जब मेरी क्लासें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। जब मेरी क्लासें खत्म हो जाएंगी जब दूंगा सारी चीजें। 5 दिन जो है, सिर्फ 3 क्लासें जो है आपकी, आज की क्लास, शुक्रवार की और बुधवार की, 3 क्लासों को आपने सुनना है। जो चीज उसके अंदर बोली है, वो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं, वो आपको कहीं से भी सर्च करनी है। फिर भी समझ में नहीं आती है, आप मेरे को 7 बजे से पहले कभी भी फोन कर सकते हो, ठीक है ना। सुबह सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में कभी भी फोन कर लो। 925514 9235 और 8685 900 959 दोनों नंबर मेरे हाथ में रहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग के ऊपर में नंबर लिख के ही भेज दूंगी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बताओ। सर, हम लोग भावचलित देखा ना सर, भावचलित कुंडली के बारे में उस दिन जी आपने फ्राइडे को बताया था। जी जी। तो अभी कोई ग्रह की प्लेसमेंट अगर उसके पिछले भाव में हो रही हो, तो हम लोग फलादेश में क्या लेंगे सर? फलादेश लग्न कुंडली के हिसाब से लेंगे या वो भावचलित के हिसाब से? वो 4 महीने वाले कोर्स में डालेंगे, जो 5 दिन का कोर्स डाला है ना, 5 दिन वाले में। रेमेडीज रेमेडीज हाँ के हाँ, 5 दिन वाले में सिर्फ रेमेडीज रेमेडी, सुनो, 5 दिन वाले में सिर्फ रेमेडी रेमेडी का ही करेंगे, ठीक है। जितना बताया है उसमें कोई चीज है तो पूछो, नया पूछोगे बाकी तो किसी के समझ में उस आएगा नहीं, ग्रह मेरे की को रेमेडी, बताओ। उस ग्रह की रेमेडी करेंगे जैसे कि छठे सारे घरों भाव की में आ करेंगे, रहा है। 9 के 9 घरों की रेमेडी करेंगे, ठीक है। किसकी करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे, और किसकी नहीं करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। दान देने के लिए, लग्न कुंडली। दान देने के लिए 2 थ्योरी,
कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, ठीक है। तो इसमें हाँ वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जब कंपटीशन होता है तो एक पक्ष में बैठता है, एक विपक्ष में बैठता है, ना पक्ष वाला गलत होता है ना विपक्ष वाला गलत होता है, ठीक है। डोगरा जी, हाँ डोगरा ठीक है ना जी, सर। डोगरा जी, जी जी सर, जी जी। दान के बारे में आपकी क्या राय है? दान तो सोच समझ के करना चाहिए जी। कारण? कारण 6, 8, 12 के कई लोग दान करा देते हैं ना, पानी में बहा दे, दबा दे। बोल जाओ 6, 8, 12 को, सिर्फ सिंपल बात करते हैं भाई, एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है हाँ। कोई भी, ठीक है ना भाई, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, वो ये कहता है कि जी मैं दान करूं या ना करूं, तो दान आपका करना क्या मत? चाहिए, सुनो मेरी बात सुनो। जी दान करना चाहिए, ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनको जरूरत हो। जी मैं इस हक में हूँ। जी, बिल्कुल ठीक है। एक चीज है, अंजू बस। मैम, आपकी क्या राय है, दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए? दान जरूरतमंद को देना चाहिए सर। और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो घर हमारा मतलब हमको तकलीफ दे रहा है उसको हमको छोड़ना चाहिए, और जी। दान देने से वो चीज चलती है मतलब। ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी का मतलब ये है, एक बंदा कहता है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है आप उसको दान करो, और जो चीज आपके पास में अच्छी है उसको दान मत करो, ठीक है ना। यही कहना चाह रहे हो अंजू मैम? हाँ सर, अगर गुरु भी है, गुरु अगर हमको कष्ट दे रहा है तो गुरु का दान हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, जी बस पर उस इंटेंशन से करे कि जो गुरु हमको जिस कारण तकलीफ दे रहा है वो कारण खत्म हो जाए, जी, ऐसा। ठीक शुगर है। का दान भी हम पूरा नहीं कर सकते, पर जैसे अगर हमको डायबिटीज है तो हम शुगर दान में देते हैं कि इंटेंशन लेके, नहीं तो शुक्र का अगर हम दान करेंगे तो हमारी लक्ष्मी भी चली जाएगी, तो ठीक है। शुगर का दान करेंगे तो डायबिटीज खत्म होगी, ऐसा। अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, जो बंदा सामने वाला कोई खाने के लिए आया आपके पास में, आप ताजा खाना दोगे या बासी खाना दोगे उसको? जो भी अतिथि होता है, जो भी गरीब होता है, जो भिखारी होता है, उसको हम लोग नारायण का रूप मानते हैं सर। ठीक है, तो और नारायण मतलब उसको उसको फिर भगवान को जैसे सुनो, हम भोग लगाते हैं उसको फिर बीमारी उसको दोगे? खाना अच्छा उसको है। बीमारी दोगे या अच्छी चीज दोगे? अच्छी चीज देंगे ना सर उसको। तो फिर शुगर दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, मंदिर में रख देते हैं, जैसे बहा देते हैं, ऐसा। देखो इसमें ना, चींटियों को खिला हाँ, देते हैं, ऐसा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों चल रहे हैं। तो एक बोलते हैं कि नहाने से, स्नान करने से नुकसान कम होता है, फायदे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना भाई। सर्दी में स्नान करोगे तो आपको सर्दी तो लगेगी एक बार, थोड़ा सा परेशानी तो होनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपका जो शरीर है वो पूरा पूरा स्वस्थ हो जाएगा। मानते हो इस चीज को? है ना। जी। तो कुछ लोग जो हैं दान को स्नान के बराबर मानते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं जितना जरूरी आपके लिए स्नान करना है उतना ही जरूरी आपके लिए दान देना, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपको क्या बार बार स्नान करना है क्या, या जब गंदे होते हो जब ही स्नान करना है? सुनील जी, स्नान तो रोज करना चाहिए सर। रोज रोज तो करते हैं करना ना चाहिए, सर। दिन में 10 बार भी करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, एक बार, नहीं नहीं, या एक फिर बार का प्रतिदिन एक बार। एक बार या फिर कीचड़ लग जाए आपको, या कहीं ऐसा कार्यक्रम हो तो मौत मैयत में जाना पड़ जाए शमशान में। तो कुछ भी है। कहने का मतलब ये है, या तो आप अपवित्र हो जाओ या आपके ऊपर कीचड़ पड़ जाए, है ना, तो आप दोबारा स्नान करो, अदरवाइज एक बार स्नान तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से सूर्यपुत्र करण जो है वो किस किसने देखा है सीरियल? सूर्यपुत्र सूर्यपुत्र शनि करण, करण, करण। हाँ जी, नहीं देखा ना। चलो, कर्ण जो है कुंती के पुत्र थे, सूर्य के आशीर्वाद से हुए, ठीक है। वो दुर्योधन के साथ चले गए क्योंकि दुर्योधन के उसके ऊपर उपकार थे,
ठीक है, उसने देखा कि दुर्योधन का पल्ला जो है वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन वो दोस्ती के वचन में बंध गई। ठीक है ना। जी। तो वो अंदर से जो है गिलानी महसूस करते थे या अंदर से जो है परेशानी महसूस करते थे। तो उनको उपाय बताया गया था कि आप जितना दान करेंगे, ठीक है, उतने आपके जो अंदर के दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। तो उसमें उन्होंने कर्ण ने जो है वो वचन लिया कि वो सुबह जब स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद में सबसे पहले दान करेंगे, दान करने के बाद में वो आगे अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दान के लिए एक तो डोगरा जी ने जो कहा, मैं इससे सहमत हूँ इस बात से कि दान जो है वो पात्र आदमी के पास जाना चाहिए, कुपात्र के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुपात्र का मतलब ये है कोई आपसे ड्रिंक करने के लिए 10 रुपए मांग रहा है, ठीक है, हाँ, वो गलत है। वहां देना गलत है। ठीक है, मैं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बंदा मेरे से 20 रुपए लेके गया, जी ठीक है, सर। मुझे पता था ये ड्रिंक करेगा, मैंने उसको दे दिए। ठीक है जी। जी। और जब जी। मैं आया कॉलेज से तो वो मेरी गली के कॉर्नर पे शराब पी के पड़ा हुआ। ओह, ठीक है ना। तो उसको देख के जितनी मेरे को आत्मग्लानि हुई, ठीक है, उतना मैं जानता हूँ। उल्टा दोष हो गया अपना एक तरह से। दोष हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मन तो दूषित हो गया कि तेरी वजह से ये ऐसा है ना। तो कहने का मतलब, सही बात। मैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है, गुरु का दान जैसे हम कहते हैं, तो गुरु के दान के लिए मैं जो बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि या तो आप पीपल का बड़ का पेड़ लगा सको भाई और उसकी सेवा कर सको। ठीक है ना, पहली रेमेडी है। ठीक है, उसके अंदर भी कंडीशन होती है कि पीपल और बड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा फैलती हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे किसी को तकलीफ ना दे, किसी पार्क में, किसी सुनसान में, किसी जंगल में, ऐसी जगह पे वो लगानी ठीक रहती है। क्लियर है ना। भाई किसी के घर में लगा दिया आंगन में, अब उसकी जड़ें फैलेंगी, उसके मकान को फाड़ेंगी, बराबर वाले मकान को फाड़ेंगी, तो कोई आदमी आपको आशीष देगा या तकलीफ देगा? तकलीफ, है ना, गाली देगा सर। हाँ। इसी तरह से सफेद बालों वाले जो भी बुजुर्ग हैं वो सारे गुरु के रूप में। ठीक है ना। तो और गुरु का जो है मीठा भोजन आता है और येलो कलर आता है। तो इसलिए हम जो है गुरु के लिए बोलते हैं कि भाई आप किसी भी बुजुर्ग को जो सफेद बालों वाले हों उनको आप मीठा भोजन दे सकते हो, लेकिन वो पात्र है या नहीं वो आपको देखना है। अगर शुगर का पेशेंट हो, ठीक है, और आप उसको कहो कि भाई खीर खाओ कृपा बरसेगी, कृपा तो बरसेगी भाई, दूसरे तरीके से बरसेगी, है ना, दूसरे तरीके से बरस जाएगी, सीधी सी बात है। तो 180 डिग्री में आएगी। हाँ, देश काल परिस्थिति आपको देखनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको अपने उतारने के लिए किसी दूसरे को दे दो। वो देखो उसको पात्र भी है या नहीं, वो मीठा खा सकता है नहीं खा सकता, वो मीठा खा के खुश है या नहीं, वो खुश है नहीं, उसको जबरदस्ती कहते हो 4 लड्डू तो तुम्हें खाने पड़ेंगे भाई, देख मेरा तो कर तो कम से कम होता है नहीं, सामने वाले की कैपेसिटी है उसके अनुसार। ठीक है, दान कितना देना चाहिए? दान उतना देना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो सको। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मुझे तो खाने के लिए 4 कटोरी खीर चाहिए, है जी, और कोई सामने वाला आए तो उसको मैं छोटी कटोरी में खीर दूं, तो अब उसका क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है, जिसको आप पात्र दान दे रहे हो, पात्र दे रहे हो, वो उससे संतुष्ट हो पाएगा या नहीं पाएगा, ये चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जो चीज आप खुद यूज करते हो वो चीज दूसरे को दी जाती है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो दूसरे को नहीं दी जाती। ठीक है ना। या इसको दूसरे तरीके से ये समझो
कि परमात्मा जो है आपके अंदर विराजमान है, आपकी आत्मा के रूप में विराजमान है, आपके हार्ट के रूप में विराजमान है, ठीक है ना। और जहां परमात्मा है वहां पे सिर्फ वो चीजें दी जा सकती हैं जो परमात्मा के लिए ठीक है, इसलिए हमारे को कोई गलत चीजें जो है हमारे को नहीं खानी चाहिए। यही मानते हैं ना भाई? कहने का मतलब जो चीज हम अपने शरीर में लेके जा सकते हैं, जो हम ये अलाउ करते हैं कि हाँ परमात्मा इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही चीज हमने दूसरे को देनी, ठीक है ना। तो ये रेमेडी के हैं, चलेंगे पार्ट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आज पहली क्लास मान के चलो, लेकिन जो पिछली दो क्लास है ना उसको आपने पढ़ना जरूर है और उसको देखना है कि हमारे को आगे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी रेमेडी करने के लिए, ठीक है जी। एक और प्रश्न पूछना चाहता था गुरुदेव। हाँ बोलो जी बोलो। ये यंत्र के अंदर जो नंबर होते हैं लिखे हुए, ये क्या नंबर फिक्स होते हैं या बनाए जाते हैं, या फिक्स है किस हर एक के लिए? दो चीजें हैं जी। एक तो आप डिजाइनर हो तो आप अपने कपड़े डिजाइन कर लो, है जी। अगर आप हाँ। डिजाइनर नहीं हो तो जो दूसरे डिजाइन कर रखे हो पहन लो, जो अच्छे लगे, वो पहन लो। है जी। सही। हाँ जी। क्लियर है ना? तो अपनी क्लास में डिजाइन करना? नहीं जी, डिजाइन करना नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि मेरे रेडीमेड ही पहनने मतलब हमको तो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरा अनुभव सिर्फ 2 साल का ही है, ज्यादा अनुभव नहीं है, ठीक है ना। जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 2 साल का ही अनुभव है, ज्यादा अनुभव नहीं है। तो मैं आपको लंबी लंबी फेंक दूं, हाँ डिजाइनर हूँ ना भाई, डिजाइनर नहीं हूँ। जो डिजाइन करके दे रखी है उन्हीं को पहनता हूँ, सही ठीक है बात। जी। सर जी एक सवाल ये था कि जैसे किसी की कुंडली में जी कोई ग्रह नीच का हो जी। और उच्च का भी हो, हम्म। तो नीच के ग्रह में उसको नीच उसको का और बलि उच्च का, करने के लिए नीच का और उच्च का दोनों कैसे होंगे? अब शुक्र और गुरु दोनों एक घर में बैठ गए अच्छा तो दोनों विरोधी हो गए ना। ठीक है। अब उसको क्या उसको उसको उसके लिए उसको क्या रत्न पहनने का सलाह देना चाहिए, जी जी। या फिर अगर उसका सूर्य लग्न में है अच्छा और एक बात सूर्य का सुन, बल भी सुन, चाहिए, उसको सुन, सूर्य सुन, नीच का हाँ है, सुनो एक बात तो करो, तो सुन, जी सुनो सर। एक बात करो। जी आप जी आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, जी एग्जाम मतलब सोच के देखो कि आईएएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। जी सर। और घर जी से आपकी वाइफ जो है वो आपको तलवार देके तिलक करके भेजती है कि हाँ, विजय तो उसका कोई अर्थ नहीं है। विजयी भव, है जी। कोई अर्थ नहीं है, कोई क्यों? अर्थ नहीं है उसका। क्यों? वो लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, वो तो ज्ञान के लिए जा रहा है, वहां परीक्षा देने जा रहा है, तो युद्ध जीतने नहीं जा रहा है। जी जी। तो गुरु भी है शुक्र भी है, आपकी बात ठीक है। पहली बात हमारे को ये देखनी है कि हमारा काम क्या है, जी ठीक है ना भाई। हमने युद्ध करने जाना है या हमने एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो एग्जाम देने जाना है तो कलम की पूजा करके जाना है, पेन की पूजा करके जाना है ना, माँ सरस्वती को मना के जाना है, जी ठीक है। और युद्ध में जाना है तो माँ दुर्गा की स्तुति करके जाना है, बिल्कुल। ठीक है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि वो किस किस भाव के स्वामी है। जी कहने का मतलब ये है, एक बंदा जो है वो अस्त्र शस्त्र की रखवाली कर रहा है, जी ठीक है। और एक बंदा जो है वो जजमेंट लिख रहा है। जी एक का काम जजमेंट लिखने का है, एक का काम अस्त्र शस्त्र की रखवाली कर रहा है, ठीक है। तो हमारे को काम कौन से है? जिससे काम है वो दोनों कहाँ को। बैठा है, ठीक है। फिर वो उसका दोस्त है या शत्रु है ना। तो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद में जो प्लेनेट निकल के आएगा उस प्लेनेट की रेमेडी करने जी से हमारे को फायदा है या नुकसान है? क्यों? क्योंकि हर एक प्लेनेट को 2-2 घर मिले हुए हैं, जी ठीक है ना। हर प्लेनेट को 2-2 घर मिले हुए हैं। जैसे बुध है, बुध को 3 और 6 मिली हुई है, शुक्र है 2 और 7 मिले हुए हैं, ठीक है ना। गुरु है 9 और 12 मिले हुए हैं,
शनि जो है 10 और 11 मिले हुए हैं, तो वो किस किस घर के मालिक हैं? कोई भी एक प्लेनेट 2 घरों का मालिक 11वें होता है। घर में बैठे हैं सर, दोनों 11वें घर में बैठे हैं। अच्छा, 5वां और 11वां ऊंच नीच से परे होते हैं, 5वें और 11वें में कोई ऊंच नीच नहीं होता। अच्छा, बराबर होते हैं। 5वां घर जो है, देखो काल पुरुष की कुंडली माने तो मेष लगन की कुंडली के अनुसार 5वीं राशि जो है सूर्य भगवान की हो गई, ठीक है। तो जी। राजा को ऊंच नीच का कोई दोष ही नहीं होता, क्लियर है ना। और जी 7वें जी घर पे उसकी दृष्टि होती है, तो 5वें से 7वां जो है 11वां घर आ गया, ठीक है ना। जी तो 11वें घर को भी अपना वो रखता है, खुला रखता है, ओपन रखता है। तो शनि महाराज ने भी 11 नंबर राशि जो है वो ऊंच नीच से मुक्त कर रखी है। यानी कि कोई भी प्लेनेट 5वीं राशि में या 5वें घर में और 11वें घर में ऊंच नीच का नहीं होता। 11वें घर में मैलेफिक प्लैनेट भी अच्छे होते हैं, उसका कारण यही होगा ना, कौन से? अच्छा मानते हैं मतलब। सुनो, कौन से 11वें घर में मैलेफिक प्लैनेट्स अगर 11वें घर में जाते हैं ना तो उनको अच्छा मैलेफिक मानते हैं। मैलेफिक मतलब? पापी हाँ? क्रूर, पापी क्रूर, हाँ, क्रूर। पापी क्रूर, हाँ। ठीक है ना। तो कहने का पापी और क्रूर, हाँ हाँ। कहने और का 5वें मतलब, घर में राजा का घर है तो वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, राजा इस एक अकेला रहता है मतलब। ठीक है ना। तो 5वें घर में और 11वें घर में कोई ऊंच नीच नहीं है, वो राजा का दरबार है, राजा का घर है, तो वहां पे सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आती है कि उसके ऊपर किस किस प्लेनेट की दृष्टि आ रही है, जी। क्योंकि प्रभावित तो नहीं, करेंगे जैसे ना। अब क्या होता है ना सर, जैसे जैसे तुला लग्न में सूर्य है, जी। और तो वो सूर्य नीच का हो गया, और उसके साथ में केतु बैठा है, और साथ अच्छा, में बुध भी है। अब दूसरी बात देखो, बुधादित्य। सुनो सुनो, दूसरी जी बात सर। देखो, दूसरी बात देखो। तुला लगन में जी सर। सूर्य बैठा है, जी तुला लगन में सूर्य बैठा है, यही बोला ना, जी ठीक जी है। सर। अब अब अगर सूर्य का उसको फायदा भी चाहिए। सुनो, अब सुनो, काल जी पुरुष की कुंडली जी अगर सर। मान ली जाए, जी। तो पहला घर क्या है? पहला घर पहली राशि है ना। मेष मेष मेष। तो यहाँ पे जी सर। 100% जो है नीच में नहीं है, ठीक है ना, भाव के अनुसार वो उच्च में भी है। अच्छा। हाँ जी, समझ में आया। भाई राशि के अनुसार अगर नीच में है तो भाव के अनुसार उच्च में भी है वो। अच्छा, पहले घर में बैठे इसलिए उच्च के हुए। हाँ, ठीक है ना। तो पहला घर उनका स्वराशि हो गया एक तरह का। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या है, स्वराशि हो गया सर। हाँ, यहाँ पे क्या है कि चाहे भाव से देखें चाहे राशि से देखें, जी। ठीक है ना, 100% दोनों में से कोई किसी को नहीं मानेंगे, 30-30% दिया जाएगा, 30-30, अच्छा। ठीक है ना। जो जी जी 30% जो नीच का हुआ था, वैसा वो 30% जी उच्च का भी है। उच्च का तो भी है। कहने का तो मतलब उस समय अगर इस सूर्य का रीजन, बल बढ़ा दिया जाए तो? हाँ, इस रीजन को साइड में कर देंगे हम, ठीक अच्छा। है ना। इस रीजन को साइड में कर देंगे, दूसरा रीजन पकड़ेंगे। अच्छा, क्या सर दूसरा? वो बताएंगे आगे, वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो जी इस जी रीजन जी। को साइड में कर देंगे कि वो तुला लगन हाँ। में है, इसलिए लगन में आ गया तो सूर्य उच्च का हो ही गया। अच्छा। फिर लगन में आ गया ना तो सूर्य उच्च का हो ही गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। राशि की वजह से नीच का है तो 30% राशि का जी था, 30% भाव का था, ये तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, जी। ठीक है। अब दूसरी चीजें देखेंगे कि सूर्य जो है वो किस किस के साथ बैठा है, किस किस की दृष्टि में है, बुध ठीक है। बुध और केतु के साथ बैठा है, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, 7वें घर में राहु है, राहु की दृष्टि है उसके ऊपर। वो थोड़ा सा एक बार स्टडी करना सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल जो है जी जी रेमेडी का देखना है, हमने रेमेडी का हम बताएंगे, ठीक है ना। जी सर। जी हाँ, सर। जो पिछली क्लासें हुई हैं उनको एक बार रिपीट कर लेना। उसमें ऊंच नीच का जी आपको देखना है, मूल त्रिकोण का सौराशि का देखना है, ठीक है। आपको जी सौराशि, मूल त्रिकोण, परमोच्च, परमोनीच,
ठीक है ना, ये सारी सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। कारक, अकारक, मारक, बाधक ये उसमें आ जाएंगे। मैत्री, ठीक है ना, शत्रुता ये उसमें आ जाएंगी। ठीक है, आपके क्या नाम है, भाव, भावेश ये उसमें आ जाएंगे। दृष्टियां जो है वो उसमें आ जाएंगी। ये सारी चीजें होने के बाद में आपको फिर देखेंगे हम कि किसका हमारे को क्या करना है। ठीक है ना, और रतन पहनना है तो कौन सा रतन पहनना है, कलर पहनना है तो कौन सा पहनना है, वो सुबह तक मैं आपको सारी की सारी एक लिस्ट भेज दूंगा। जी सर, जी जी। और कोई सवाल है तो बताओ, नहीं फिर करते हैं क्लोज। चल सर आप तो आगे बताने वाले हैं ना? आगे बताएंगे जी, बिल्कुल बताने के लिए ही है। ठीक है ना, अभी कुछ नए नहीं नहीं, साथी आपने आए। बताया ना अभी कि भावचरित का मैंने पूछा तो आपने बताया कि आगे की क्लास में लेंगे। तो अभी तो वही टॉपिक चल रहा था इतनी देर से क्या कि कोई ग्रह नीचे में होगा या कोई ग्रह उच्च राशि में दो होगा। चीजें तो ना, मेरा सुनो सवाल सुनो, आपकी बात ठीक है। 6 8 12 का था सर। मेरा सवाल 6 8 12 का था। 6 8 12 के स्थान श्रुति के मैम जो सुनो स्वामी है। सुनो सुनो सुनो, एक कोर्स 4 महीने का है ना, एक कोर्स 5 तो दिन का। रेमेडी पूछ रही सुनो हूँ सर, मैं सुनो रेमेडी पूछ रही हूँ। सुनो तो, एक कोर्स 4 महीने का, एक है 5 दिन का, है ना। 5 दिन का कोर्स हाँ उनके लिए है जो 4 महीने का कोर्स कर चुके हैं, कहीं से भी किया हो। ओके ओके सर, ओके क्लियर है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ क्लियर 5 क्लियर। दिन का कोर्स उनके लिए है जो 4 महीने का कोर्स कर चुके हैं, कहीं से भी करके आए हो। ठीक है, उनको ओके रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं 5 क्लासें दे के निकल जाऊं और सामने वाले के सिर के ऊपर से जाए। बराबर ठीक है। है ना, इसलिए उनको याद दिला रहा हूं कि इन इन चीजों को कहीं से भी पढ़ लें। क्लियर है, ओके ओके। हैं? तो कहने का हाँ मतलब, अपना तो जो क्लासेस चलेंगी आप तो आगे करेंगे इसको कंटिन्यू। भाई हाँ चलेगा सर। हाँ जो हाँ हाँ। आप तो कंटिन्यू करेंगे इसको, अपने को तो पता चलेगा। जो बंदे हमारे साथ ऐसे आए हैं कि जिन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, वो सिर्फ रेमेडी के लिए आए हैं। ठीक है, तो उनको हाँ ये अभी बता रहा आया हूँ, समझ हाँ, में शायद। उनको ये बता रहा हूँ कि भैया ये चीज पीछे से अपनी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 4 क्लासें और निकल जाएं और आप ये कहो जी करवा क्या गए, ये समझ में ही नहीं आया। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी सर। क्लियर है ओके। ना। चल हाँ कोई, अपन तो बैठे ओके हैं ओके। 4 महीने अपने पास में, तो आराम से चलेंगे, सारी चीजें करेंगे आराम से। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू ये सर, तो थैंक यू। चल ठीक है जी, शुभ रात्रि। जी जी। बराबर है। शुभ रात्रि।